कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले, खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सब किसान मन के जतरू भाई बटले बहुत बहुत जोहार। और रुमकी का भी आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। किसान भाई देखो हमरे संगे हमार भौजी हैं और ओरे मनकर कार्यक्रम हमरे मन लेके आए कृषि दर्शन कार्यक्रम है। तो क्या हाल समाचार है? बहुत बढ़िया है। और आज की जो हमारी जानकारी है वो भी बहुत अच्छी सी वाली जानकारी हम लेकर आए हैं। लेकिन इन जानकारियों को देने से पहले आपको भी याद होगा कि हम क्या करते हैं। जी हाँ, हम देखते हैं कृषि समाचार, उसके अंतर्गत हम ढेर सारी जानकारियाँ आपको दिलाते हैं। तो चलिए फटाफट ले लेते हैं जानकारी कृषि समाचार के जरिए। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। ड्रिप इरिगेशन के लिए सरकार द्वारा किसानों को 90% अनुदान की सुविधा। ICAR प्लाडू में इंडस्ट्री मीट का आयोजन। बैगन फसल में उकठा बीमारी को रोकने के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक दवा का उपयोग। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के किसान सिंचाई में कम पानी का उपयोग करते हुए बेहतर कृषि उत्पादन करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना का लाभ उठाएं। इस योजना के तहत किसानों को 90% अनुदान सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जबकि 10% खर्च किसानों को स्वयं वहन करना होता है। राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना के तहत में किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अर्थात ड्रिप इरिगेशन और रेनपोर्ट इरिगेशन सिस्टम 90% अनुदान की राशि पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में 50% की राशि सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है और 40% की राशि स्टेट गवर्नमेंट का होता है राज्यांश के तौर पर, और 10% किसान को अनुदान की राशि भुगतान करना पड़ता है। पिछले दिनों रांची में प्लांडू स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को रिसर्च सेंटर में इंडस्ट्री मीट का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ICAR, भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान, ZTMU गोल्डन सीड्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड टेक्नोलॉजी के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। ICAR इंडस्ट्री मीट का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो भी तकनीकी ज्ञान जो कि हमारे जो शोध केंद्रों पर उपलब्ध रहता है, उस ज्ञान को बड़े स्तर पर किस तरीके से हम लोग इसको कॉमर्शियलाइज करें ताकि ये बहुत ज़्यादा फार्मर्स तक पहुंच सके। क्योंकि शोध के बाद जितना भी तकनीकी ज्ञान होता है वो सीधे पहुंचाना बड़े स्तर पर फार्मर्स तक संभव नहीं है। तो अगर ये कोई इंटरप्रेन्योर बीच में आते हैं और वो इसको हमारी जो तकनीक है उसको लेते हैं और उसको लेकर के चाहे वो बीज के क्षेत्र में हो या किसी भी और क्षेत्र में हो, वो अगर उसका बड़े स्तर पर उत्पादन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे किसान भाई हैं उनको इससे लाभान्वित होता है। इसी उद्देश्य के साथ ये ICAR इंडस्ट्री मीट हर ICAR का जो संस्थान है वो इसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं। बैगन फसल में अगर उकठा रोग लग जाए तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर घोल तैयार करें और पौधे की जड़ों में डालें। सब्जी फसल बैगन को उकठा रोग से बचाने के लिए रोगरोधी किस्म लगाना भी एक सफल उपाय माना जाता है। वैसे खेत में लगे हुए बैगन के इक्का दुक्का पौधों में उकठा रोग का लक्षण दिखे तो उसके रोकथाम के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। आप जो है अपने पौधों को उकठा बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो रोग रोधी किस्मों का चयन करें। इक्का दुक्का पौधे में दिखाई दे रही है तो तुरंत जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का घोल 3 ग्राम को 15 लीटर पानी में और 6 ग्राम को 30 लीटर पानी में घोल बनाने के बाद हर पौधे की जड़ के पास आप देते हुए चले जाइए, जिससे पौधे में जो है रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और बीमारी नियंत्रित हो जाती है। जो किसान देसी चना की खेती करना चाहते हैं वो इस फसल से बेहतर उपज लेने के लिए पूसा 256, KWR 208, KPG 59 और विलम्ब से बुआई के लिए पूसा 372 नामक अनुशंसित प्रभेद लगाएं, जबकि काबली चना के लिए काक 2, HK 94134 या श्वेता का चयन करें। रबी मौसम में की जाने वाले दलहनी फसलों की खेती में सबसे खास फसल है चना और काबुली चना।
किसानों को इन दोनों दलहनी फसलों से बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए कृषि विशेषज्ञ कुछ खास अनुशंसित प्रभेद लगाने की सलाह देते हैं। देसी चना लगाना चाहते हैं तो उसके लिए पूसा 256, KWR 108 और KPG 59 ये, और कोई किसान भाई देर से चना लगाना चाहते हैं वो पूसा 372 का प्रभेद चुनाव करके रखे जो हमको कौन सा उनका अवेलेबल है। ये प्रमाणित बीज ही वो चुनाव करके रखे जिसमें कि जो हमको प्रभेद लगाना है वही वैरायटी हम लगा पाए। ये अब काबुली चना हमारा अच्छा उपज देता है, ये भी अगर लगाना है तो हम 2-3 वैरायटी बता रहे हैं। एक है काकटू इसलिए बोल रहा है कि ये बहुत कम दिनों में तैयार हो जाते हैं, 105 दिन के अंदर ये तैयार हो जाते हैं, जो कि 1 महीना करीब दूसरा प्रभेद से कम लगता है। तो काकटू एक अच्छा काबुली चना है। और HK 94-134 ये भी बहुत अच्छा वैरायटी है। ग्रबर एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान छोटी एवं कम गहरी जड़ों वाली फसलों से खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 15 से 18 डेसिमल प्रतिदिन है। अब बारी है एक सफल किसान से मुलाकात की, तो आइए सीधे चलते हैं किसान के पास। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे किसान से करवाने जा रहे हैं जिन्हें खेती बाड़ी में कामयाबी की मंजिल एक लंबे संघर्ष यात्रा तय करने के बाद मिली है। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि अभी कौन सी फसल की खेती कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। अभी मेरा करीबन 2.5 एकड़ में मटर लगा हुआ है और उम्मीद करता हूं कि जितना मेरा मटर लगा हुआ है उसमें लाख से पार का इनकम होगा। और मैं जब उतना इनकम होगा तो अच्छा अपना बच्चा को एजुकेशन दे सकता हूं। और मेरा बच्चा अच्छा इंग्लिश मीडियम ही पढ़ते हैं और पढ़ाई भी करने में जो पैसा खर्च होता है मैं इसी से चलाता हूं, खेती से ही। और बढ़िया घर में रह रहे हैं, खाना पीना बढ़िया चल रहा है। कृषि से संबंधित कुछ और गतिविधियों पर आइए डालते हैं एक नजर। कांके रोड स्थित हॉलीडे होम में 2 दिवसीय काजू का विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि कृषि मंत्री श्री योगेंद्र साव थे। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री योगेंद्र साव, कृषि सचिव श्री नितिन कुलकर्णी, झारखंड राज्य बागवानी मिशन के निदेशक डॉक्टर प्रभाकर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में काजू के उत्पादन को बढ़ावा देना है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपये से 2450 रुपये, चावल मध्यम 2550 रुपये से 2850 रुपये, चावल उत्तम 3200 रुपये से 5200 रुपये, गेहूँ 1800 रुपये से 2200 रुपये, चना 3800 रुपये से 4200 रुपये, दाल अरहर 5600 रुपये से 6800 रुपये, दाल मसूर 4200 रुपये से 5200 रुपये, दाल चना 4300 रुपये से 5300 रुपये, सरसों तेल 8700 रुपये से 9500 रुपये, चीनी 3300 रुपये से 3400 रुपये, आलू 1500 रुपये से 2000 रुपये और प्याज 4000 रुपये से 4500 रुपये प्रति क्विंटल रहा।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। और कृषि समाचार के तहत हमरे मन जानकारी कर ली, नवा विधि के बारे में जानकारी कर ली, और जो किस्म है सिके भी जान ली, और कैसे बाजार भाव हमरे कैसे रहलक सिके भी जान ली, और साथ ही मौसम के मिजाज के बारे में भी जान लिया कि आज का मौसम कैसा रहेगा। और देखो किसान मन हमारे कार्यक्रम कर और जैसे करब, लेकिन उगर से पहले कुछ हमरे मन विराम ले लेविला। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। विराम कर बाद एक धाव सब किसान मन के फिर से हमरे मन जवाहर करे खोजिला और सबकर कार्यक्रम में स्वागत भी है। तो कार्यक्रम कर और करे चाहिए। बिल्कुल, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताते हैं कि आज की जो हमारी पहली वाली जानकारी है वो ये है कि ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में जो किसान बंधु हैं वो सब्जी की खेती करते हैं और इस टाइम जो सब्जी होती है वो काफी टेस्टी भी लगती है और साथ साथ अगर देखभाल भी बहुत जरूरी हो जाला। जी। तो आज की जो जानकारी है वो ये है कि सब्जी की खेती अगर आप कर रहे हैं वो भी ठंड के मौसम में, तो किस तरह से उनकी रखरखाव करें, देखभाल करें, उनके जो कीटों से उसे कैसे बचाएं, ये पूरी जानकारी इस अंक में हम लेकर आए हैं। एकदम। तो अब हमारे मन संगे एक ठो विशेषज्ञ हैं जो कि हमारे मन के जानकारी देवे कि शीतकालीन जो मौसम है उकर में सब्जी कर देखभाल हमारे मन कैसे कर सकीला। और जानकारी हैं डॉक्टर बीके झा। आओ हमारे मन जानकारी कर लेविला। अभी हम पलांडू के प्रांगण में और अभी आपसे चर्चा करेंगे शीतकालीन फसल की खेती के बारे में, उसके देखभाल के बारे में, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ है डॉक्टर बीके झा, वरीय वैज्ञानिक, रिसर्च सेंटर पलांडू। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि शीतकालीन समय में वो कौन कौन से फसल लगा सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे आपने सुना, शीतकालीन एक ऐसी मौसम है जिसमें कि सब्जियों की आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं, बशर्ते कि आप सही सब्जियों का चुनाव करें और अपने खेतों की सही तरीके से तैयारी करें और साथ में आप अपने सब्जियों की प्रबंधन और देखभाल जो है वो उसको बढ़िया करें। जैसा कि अभी आप चर्चा सुन रहे हैं, तो रबी के मौसम में जो हमारी शीतकालीन सब्जियां होती हैं, इसमें कई तरह की सब्जियों को आप कर सकते हैं। खास करके जो अभी का समय है नवंबर का, इसमें आप देखेंगे कि जो सब्जियां आप लगा चुके हैं तो उसकी आपको देखभाल की आवश्यकता है। जैसे अपने जो भी टमाटर, बैगन, मिर्च, फूलगोभी, पत्ता गोभी, ये सभी जो आप लगा रखे होंगे तो उसकी देखभाल की ज़रूरत है। उसको आप उसकी नमी को निश्चित करने के लिए आप उसमें हल्की सिंचाई करते रहें और साथ में खरपतवार आ रहे हैं तो उसका भी आप उसको निकासी करते रहें, ताकि जो हमारी खरपतवार हैं वो हमारे फसल को नुकसान ना पहुंचाएं। जहाँ तक कि मिट्टी चढ़ाने की बात है तो वो भी जैसे फूलगोभी, पत्ता गोभी वगैरह में आप उसको चढ़ाएँ। और साथ में जैसे कि आप अभी चर्चा हम सब कर रहे हैं शीतकालीन सब्जियों की, तो जो सब्जियां आप लगा चुके हैं, जो हम एक चौथाई जो हमारी नाइट्रोजन हमारी रहती है, तो उसकी आप टॉप ड्रेसिंग भी करें और उसके खेतों में आप जड़ों के पास डाल के उसको बढ़िया से मिलाएं और हल्की सिंचाई करते हैं। तो हमारे किसान भाई उसकी देखभाल कैसे करें, उसकी देखरेख कैसे करें?
किसान भाइयों, जैसे कि आप अगर इन सब्जियों को लगा रखे हैं तो उसमें आप समय समय पे आप देखते रहें कि आपके उसमें कोई कीड़ों का प्रकोप हो रहा है, बीमारियों का प्रकोप हो रहा है। खास करके आपका जैसे कि जो उसमें हमारी निराई गुराई की प्रक्रिया है वो आपको उसमें निरंतर करते रहना चाहिए ताकि आपकी फसलें जो हैं वो आपको अच्छी प्राप्त हों। तो अगर कीट लग जाए तो उसके लिए हमारे किसान भाई क्या सावधानी बरत सकते हैं डॉक्टर साहब? किसान भाइयों, जैसे कि अगर आपका कीट है तो आपको ये उसमें पहचान करनी पड़ेगी किस तरह के कीटों का असर है, उसमें एफिड का असर है, लाही का असर है, या जैसे कि इसमें जैसे आप बैगन की बात करें तो उसमें क्या फ्रूट स्टेम एंड फ्रूट बोरर का अटैक है क्या। तो उसके ऐसे केसेस में जैसे कि आपकी इसमें कार्बोफ्यूरा नाम की दवा आती है तो वो आप उसमें 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में या उसके 1 ग्राम जो है आप पौधों के आप जड़ के पास मिला करके उसमें आप हल्की सिंचाई कर दें। उसी तरीके से अगर जैसे कि उसमें जेसिड्स या माइट्स का अटैक आता है तो उसमें आप कैल्थियन का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन खास करके जैसे अभी किसान भाइयों, अभी आप जिन फसलों की आपने अभी नहीं लगाई होगी तो उसके लिए भी आपको अभी का सही समय है जिसमें कि आपको इसकी खेत की तैयारी पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी खेत की तैयारी अच्छी होगी तो उससे आपकी अच्छी फसल प्राप्त होगी। जैसे कि अभी खेती की तैयारी करने की बात करेंगे खास करके रबी में, इसमें बहुत से, चूँकि अभी इस बार किसान भाइयों आपने महसूस किया होगा कि हमारी बरसात बहुत देर तक हुई है, जिससे हमारी रबी की जो फसल है वो जिसे हम 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक लगाते हैं, तो हमारे पास अब सिर्फ मात्र 15 दिन का समय बचा है जिसमें कि आप रबी की उत्पादन के लिए आपको खेती के तैयार करने का समय मिला है। खास करके अभी हम चर्चा करेंगे तो अभी जैसे लगाने के समय में जैसे कि आपकी आलू लगाने की है, मटर की है, जिसकी आप सीधी खेती की तैयारी करके आप उसमें उसकी बुआई कर सकते हैं, तो उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। और ख़ास करके जो सब्जियों की आपने पौधशाला तैयार किए होंगे, जैसे फूलगोभी की 50 किस्में हैं तो उसकी तैयारी है, तो उसको भी आप खेतों में अच्छी तरीके से 2 से 3 हल जुताई करके पाटा लगा कर उसमें फिर आप रिजनुमा बना लें और उसमें आप मेढ़ों पे जो है आप जैसे फूलगोभी है, पत्ता गोभी है, तो इन सबों का आप जो पौधा आपके नर्सरी में तैयार होंगे तो उसमें आप जैसे कि उसमें रासायनिक दवा भी आती है कार्बनडाइजाइम, तो उसकी जैसे 0.5% में आप घोल में उसको डुबा करके और तब उसको बीजोपचारण करके ही आप पौधे को लगाएं, ताकि इससे तनागलन या आद्रगलन जो बीमारियां होती हैं वो आपको नहीं होंगी। और ख़ास करके जैसे कि हमने चर्चा किया जैसे कि आलू है या मटर है, तो ये बहुत अच्छी अभी आपकी समय है जिसमें कि आप उसको खेतों को तैयार करके और आप ये सुनिश्चित करें जैसे मटर लगा रहे हैं तो उसका बीजोपचार जरूर करें। जैसे इसकी मटर की जैसे बीज दर हो जाती है 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तो इसको आप राइजोबियम कल्चर से ज़रूर आप इसकी बीजोपचारण करें। तो राइजोबियम कल्चर से बीजोपचारण करने की आपकी जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो आपको इसमें कम डालने की आवश्यकता होती है। और साथ में जैसे कि बहुत किसानों को ये भी शिकायत आती है कि हम मटर लगा रहे हैं और हमारे पौधे जो हैं वो मर जा रहे हैं, विल्ट लग रहा है, तो उसमें भी है जैसे कि फोरेट टेंजी नाम की दवा आती है, तो वो 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप खेतों में उसको अच्छी तरीके से तैयारी करके मिला दें और तब उसमें आप मटर की बुआई करें। और साथ में जैसे कि आप आलू का भी लगाने का बहुत अच्छा समय है, तो आलू के लिए आप जो उन्नत प्रभेद हैं वो उनको आप लें, जैसे कुफरी बादशाह, कुफरी चमत्कार, कुफरी लालिमा, ये सब जो अच्छी किस्में हैं तो उसको आप लगाएं। और साथ में आलू के लगाने में आपको निश्चित तौर पे पहले उसकी बीजोपचार अच्छी ढंग से करनी पड़ेगी। बीजोपचार में आपका जैसे कि एलिशॉल, आपका एनिमोन, आज का ये सब दवाएं जो आती हैं, साथ में मैनकोजेब आती है, तो इसकी 0.25% का घोल आप 10 मिनट में इसमें डुबो करके आप उसको रखें और उसको फिर छायादार में आलू को सुखा दें और उसके बाद उसके 24 घंटे के अंदर जो है उसको आप अपने खेतों में बुआई करें। और ख़ास करके जिसके लिए भी आप अच्छी खेती की तैयारी करने की आवश्यकता है। और साथ में जैसे कि 20 से 25 टन जो होती है आपके फार्म यार्ड मैन्योर वो आप मिलाएं। और जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास जैसे 150, 100, 100 जो आपकी ज़रूरत पड़ती है NPK की, तो उसकी 2/3 मात्रा, उसकी पूरी मात्रा PNK की और 2/3 मात्रा नाइट्रोजन की इसमें आप खेत की तैयारी करते समय मिला दें। और उसके बाद इसको जैसे आलू के लिए जैसे 25 से 30 क्विंटल की आवश्यकता पड़ती है प्रति हेक्टेयर, तो इसमें आप जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कि आलू को आप काट के भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और ऐसे अगर आलू आपके पास 20 से 40 ग्राम के हो जाते हैं उपलब्ध, तो ये लगाना ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि इससे आपको अच्छी उपज जो है वो आपको प्राप्त होगी। तो जाते जाते हमारे किसान भाइयों को एक छोटे शब्दों में बता दीजिए कि पूरी तरह से शीतकालीन समय में कैसे देखभाल करें वो अपने फसलों की। किसान भाइयों, जैसे कि आपने भी सुना, तो शीतकालीन सब्जियों में खास करके आप अपने पौधों को बीजोपचार करके ही लगाएं, पहला यह ख्याल रखें। उसके बाद फसलों को पंक्तिबद्ध ढंग से लगाएं
और ख़ास करके जैसे कि आप अभी जैसे जैविक खाद का अगर इस्तेमाल इसमें करते हैं तो आपकी उपज और भी अच्छी होगी। और समय समय पे अपने फसलों को निराई गुड़ाई करें, खरपतवार निकालें, उसकी नमी उसकी निश्चित नमी जो है वो मेंटेन करें। और साथ में जैसे कि उसकी जो हल्की सिंचाई जो है आपको समय समय पे 15 दिनों के अंतराल पे करनी पड़ेगी। और ख़ास करके कीड़े और बीमारियों के प्रकोप का भी आपको देखना पड़ेगा कि उसका अगर असर ज़्यादा है तो आपको जैसे कि रासायनिक नियंत्रण है या जैविक नियंत्रण है, उस पर आपको जाना की आवश्यकता है। तो किसान भाइयों इन बातों का ख्याल रखें और अच्छी लाभ उठाएं फसलों का शीतकालीन मौसम में भी। डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा नगद जानकारी आशा करेला कि ये जानकारी से रोड मन के बहुत बहुत फायदा होगी रोड मन के, और खेती बाड़ी कर काम रोड मन बढ़िया से और लगातार करते रहब। और दूसरा जानकारी बटे भी हमारे मन के ध्यान देना है। जी हाँ, और जो हमारी दूसरी जानकारी वो भी ठंड के हिसाब से ही है, यानी ठंड के हिसाब से कहने का मतलब बस इतना है कि जिस तरह से हमने सब्जियों की खेती पे ध्यान दिया कि ठंड के मौसम में किस तरह से उनकी जो देख रेख होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए, उसी के साथ साथ पशुओं के प्रति भी हमारा कोई दायित्व है। वो दायित्व को हम निभाते हुए हम आपको बताते हैं कि उन्हें कैसे ठंड के मौसम में उनकी देखभाल की जाए। और वो भी बात की जाए अगर भेड़ों की तो एकदम जाड़ कर मौसम में तो भाई ऐसे भी ठंड से बचे के लिए हमरे मन के ऊन कर दरकार होएला। तो ऊन कर दरकार हमरे मन के कैसे पूरा हमरे मन कर सकीला, तो भेड़ कर रख रखाव और उकर पालन से हमरे मन कर सकीला। और देखो किसान मन हमरे मन खेती बाड़ी कर काम तो करीला, संगे संगे अगर पशुपालन कर काम अगर हमरे मन करत ही तो हमरे मन आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो जाएगा। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर सुशील प्रसाद जुड़ चुके हैं, तो चलिए जानते हैं उनसे पूरी जानकारी। जैसा कि जाड़े का मौसम आ चुका है और ऐसे मौसम में हम खुद भी अपना ध्यान रखते हैं, लेकिन बात हम करने वाले हैं भेड़ों के बारे में। तो ऐसे मौसम में उनके लिए किस तरह बातों का ध्यान रखें और इस मौसम में कौन कौन से रोग होते हैं और उससे कैसे बचाव की जा सकती है, इस तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर सुशील प्रसाद। तो ये जाड़े का वक्त आया है, ऐसे मौसम में हम खुद भी अपना ध्यान रखते हैं और हमारे जो भेड़ है उनकी देखभाल हम कैसे करें और इस मौसम में कौन कौन से रोग होते हैं और उनसे कैसे बचाव की जा सकती है। जैसे कि आप अगर बकरी या भेड़ जो भी पालन कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी भेड़ या बकरी जो भी बच्चे देते हैं तो बच्चे में मृत्यु दर अधिक हो जाती है। तो बच्चे में मृत्यु दर को कम करने के लिए सबसे पहला काम है कि उन्हें रख रखाव में परिवर्तन की ज़रूरत है। तो यानी कि अगर आप बच्चा अगर मेमना जब होता है तो उस समय आप देखेंगे उसके ऊपर ऊन का ये नहीं होता है, जैसा बकरी का बच्चा होता है उसी तरह से मेमने भी होते हैं। तो उनको ठंड से बचाने के लिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि उन्हें गर्मी प्रदान करने के लिए आप उन्हें पुआल पर या बोरा बिछा करके पुआल के ऊपर रखें, टोकरी से ढक दें, तो इससे उनको गर्मी मिल सकती है। दूसरा चीज़ है कि अगर आप जिस घर में रख रहे हैं वो घर जो है वो ज़्यादा ठंडा ना हो, थोड़ा सा गर्मी देने के लिए व्यवस्था रखें, ताकि उससे क्या है कि मेमनों को निमोनिया होने से बचाया जा सकता है। और निमोनिया में आप देखेंगे कि नाक से पानी गिरने लगा, हाँफने लगते हैं मेमने, तो उस तरह की अवस्था से बचाने के लिए आप किसी पशु चिकित्सक से सलाह करके उसे आप औषधि दें ताकि वो जितना जल्दी हो सके ठीक हो। लेकिन जब ये खास करके जब बड़े भेड़ आप रखे हुए हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जूं या किसी तरह का ये जो चमोकन या जिसे कहते हैं ये हो जाते, चूँकि बाल बहुत अधिक होता है जिसमें कि आपके घुस जाने के बाद निकालना बाहर से मुश्किल होता है। आप देखेंगे कि हमेशा वो भेड़ जो है वो खुजली महसूस कर रहा है और कहीं पर अपने बदन को घस रहा है। और इससे कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि ये वो बाह्य परिजीवी होते हैं, जिसकी वजह से आपके में जो भेड़ है उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। और कहीं कहीं पर से देखेंगे आप कि एक पैच में जो ऊन है उनके शरीर का वो गिर जाता है और जिसकी वजह से वहाँ पर आपको लगेगा खाली जैसा जगह है। तो इस चीज़ से बचाव के लिए आप इसमें बहुत सारी दवाएं हैं जो आप पशु चिकित्सक की सलाह से आप लगवा सकते हैं और लगाने से इनके बाह्य परजीवी जो हैं वो उनसे निदान पाया जा सकता है। दूसरा है कि डीपिंग करने की व्यवस्था। तो डीपिंग करने के पहले क्लिपिंग होता है जिसे ऊन काटना कहते हैं। तो भेड़ों में ऊन काटने कटाई करने के बाद आप जैसे काट लेंगे तो उसके बाद आप उसका डीपिंग कर देंगे केमिकल का सॉल्यूशन में, तो जिससे कि उनके ऊपर जो बाह्य परजीवी हैं वो भी नहीं ख़त्म हो जाए। लेकिन विशेष जाड़ों के मौसम
परिवर्तन हम कर सकते हैं जिससे वो स्वस्थ और रह सके? भेड़ भी चरने वाला जानवर, तो इन्हें 6 से 8 घंटे चरा और दाना जो है वो अगर आप देते हैं स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होता है। तो इस समय आप इसे दाना अवश्य दें। जाड़े के दिनों में बहुत सारे भेड़ सिर्फ चरा करके छोड़ देते हैं, तो क्या होता है दाना कभी देने से क्या होता है कि शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है और इनके ठंड से बचाने का भी एक उपाय है। तो जबकि प्रकृति ने इनको इस तरह से ठंड से बचाव के लिए, क्योंकि भेड़ जो है वो ठंड जगह का ही जानवर है। वैसे हमारे छोटा नागपुर में एक छोटा नागपुरी भेड़ भी है जिसका कि आप देख रहे होंगे हमारे पीछे में। तो ये छोटा नागपुरी भेड़ जो होते हैं इनके ऊन जो है ये कंबल बनाने के काम में आते हैं, क्योंकि इनका ऊन जो है वो थोड़ा सा रफ़ कह सकते हैं कि है, जिसकी वजह से इनका ज़्यादा प्रयोग मांस के रूप में ही किया जा सकता है और ऊन का इसका इम्पोर्टेंस कम है। और ऊन जैसे ठंडे जगह में जिस तरह के भेड़ होते हैं उसमें काफ़ी लंबे लंबे ऊन हो जाते हैं, तो उस तरह के भेड़ में आपको ठंड का प्रकोप कम होता है। और जिस भेड़ में अगर ऊन कम आता है तो उस तरह के भेड़ों को ठंड से बचाव की ज़्यादा ज़रूरत है। मान लीजिए कभी क्या होता है कि कभी फैलने वाली बीमारी आ जाती है तो सही बीमारी का पता नहीं चल पाता है, तो ऐसी अवस्था में आप जब भेड़ मरते हैं तो उनका आप पोस्टमार्टम पशु चिकित्सक से करवाएं। अगर वहाँ से अगर आप रांची के आसपास में अगर कहीं पर हैं तो रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय में आकर के आप उसका अंतः परीक्षण करवा लें। साथ में यहाँ औषधि विभाग में आकर के उसके लिए दवा भी लिखवा सकते हैं, तो यहाँ पर भी आके कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी किसान भाई नए तौर पर अगर भेड़ पालन शुरू करना जा रहे हैं तो हमारे रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय में 10 दिनों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चलता है। यहाँ पर आकर के आप 200 रुपये देकर आप रजिस्ट्रेशन करवा लें और 10 दिनों का प्रशिक्षण आप प्राप्त कर ले सकते हैं। ये सालों भर चलता रहता है। जिस समय भी आप फुर्सत का समय देखें उस समय आकर के आप यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय में भी अगर आप आते हैं तो यहाँ अंतः परीक्षण कराने के लिए, पोस्टमार्टम कराने के लिए आपको किसी तरह की कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आप औषधि विभाग में अगर दवा लिखवाते हैं तो दवा जो डॉक्टर देखेंगे उनके लिए भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अगर वहाँ दवा उपलब्ध नहीं होगी जिस दवा की ज़रूरत है तो वो दवा आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत हो सकती है। बहुत सुपर जानकारी और आशा करीला कि जानकारी है इकर बाद मन भेड़ पालन बटे ध्यान देवब और भेड़ पालन करके अपन जे आर्थिक स्थिति है सके मजबूत करबे। बिल्कुल, और भी बहुत सारे नए नए तरीके हम लेकर आते रहते हैं, लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमें अपना पत्र भेजते रहें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है। तो जल्दी से हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन संख्या है 834001। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम भी आपको अच्छा लगा होगा और नई नई चीज़ों को लेकर हम दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।